नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रिलियंट एकेडमी में। दोस्तों, मध्य प्रदेश जीके की श्रृंखला में हम मध्य प्रदेश के वनों को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और आज हम चर्चा करेंगे उसी के आगे वनों के विषय में सेकंड लेक्चर में। तो बात करते हैं, यहाँ पे मैं बात करूँगा आपसे मध्य प्रदेश के वनों के वर्गीकरण के विषय में और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो चलते हैं इस सेकंड लेक्चर में और बात करते हैं मध्य प्रदेश के वनों की। तो दोस्तों, प्रशासकीय प्रबंधन की दृष्टि से मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्रफल में से 94,689 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में वन है। अब ये जो डेटा मैंने अभी आपको दिया, इन डेटा को कहा जाता है रिकॉर्डेड वन। ये जो डेटा दिया जाता है यह राज्य अभिलेखागार द्वारा डेटा प्रदत्त किया जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ये डेटा दिया गया है। यानी कि कभी ये जो डेटा है, अभी मैंने बोला आपसे, शासकीय प्रबंधन की दृष्टि से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि 3,08,252 में से 94,000, ये जो डेटा देख रहे हैं आप, 94,689 वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? 30% भाग है। और पूरे भारतवर्ष के भौगोलिक क्षेत्रफल की हम बात करें तो टोटल भारत के क्षेत्रफल का 12.3% भाग में वन है मध्य प्रदेश के। तो ये दोनों आपको डेटा यहाँ पर नोट करने हैं। और एक और डेटा की दोस्तों मैंने आपसे बात की थी, वो थी 77,482 वर्ग किलोमीटर का डेटा की, जो मैंने बताया था आपको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वो डेटा प्रदान किया गया था। अब इन दोनों डेटा में क्या फ़र्क है? राज्य सरकार जो डेटा बता रही है 94,689 वर्ग किलोमीटर का, और FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो डेटा बता रहा है वह डेटा देता है सैटेलाइट के हिसाब से, और उसके हिसाब से वो अपनी गणना करके बताता है। ये जो डेटा है ये मध्य प्रदेश राज्य अभिलेखागार का डाटा है, और ये जो डेटा कहलाता है रिकॉर्डेड वन है। तो ये दोनों डेटा आपको याद रखने हैं और दोनों डेटा में अंतर समझना है, किस प्रकार से आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है उस हिसाब से आपको उत्तर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको इतने दोनों डेटा को याद करेंगे। चलते हैं अब हम वनों के वर्गीकरण की ओर। और वनों के वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है दोस्तों। पहला है प्रशासकीय आधार पर, दूसरा है भौगोलिक आधार पर, और तीसरा जो वर्गीकरण है वह है प्रादेशिक आधार पर। तो बढ़ते हैं हम, सबसे पहला जो विभाजन है प्रशासकीय आधार पर। तो प्रशासकीय आधार पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 प्रकार के वन आते हैं। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन, और तीसरा है अवर्गीकृत वन। अब इन तीनों में क्या विशेष बातें हैं, क्या विशेष प्रावधान हैं, उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आरक्षित वन की मैं बात करूं तो ये मध्य प्रदेश के 61,888 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं, यानी कि लगभग 65% हिस्सा ये क्षेत्रफल का कवर करते हैं दोस्तों। अब इनमें क्या बात रहती है? सबसे मुख्य पॉइंट यहाँ पर जो बात है वह ये कि इन वनों में यानी कि आरक्षित वनों में शासकीय नियम बहुत ही कठोर होते हैं। यहाँ पर लकड़ी काटने की, पशु चारण करने की, व्यक्तियों के आवागमन की कोई भी किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं होती है। और जो मेन पॉइंट आपको नोट करना है वो ये कि आरक्षित वनों में ही राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, यानी कि आपके नेशनल पार्क हैं वह यहीं पर स्थापित किए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर होते हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया है तो आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित वनों में पाए जाते हैं। दूसरा आएंगे संरक्षित वनों में, इनका जो क्षेत्रफल है 31,095 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। लगभग प्रतिशत में बात करूं तो 32 या 33% हिस्सा 32.87 यानी कि 33% हिस्सा यह क्षेत्रफल का कवर करते हैं। इनमें नियम की बात करूं, इनमें नियम जो है वह थोड़े शिथिल होते हैं, यानी कि इनमें आवागमन की व्यवस्था रहती है। वहाँ पर रहने वाले यानी कि इन क्षेत्र में जो आदिवासी लोग रह रहे हैं या उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको लकड़ी काटने की थोड़ी सुविधा रहती है, आने जाने की थोड़ी सुविधा प्रदान की जाती है, लेकिन शासकीय प्रबंधन की ही देखरेख में, यानी कि आप अनुचित तौर तरीके से कार्य नहीं कर सकते हैं। प्रशासन की देखरेख में थोड़े से नियम यहाँ पर शिथिल कर दिए जाते हैं। बात करेंगे तीसरे यानी कि अवर्गीकृत वनों की। इनका एरिया है 1,704 वर्ग किलोमीटर का, लगभग 2% हिस्से में ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो प्रशासकीय नियम होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, यानी कि इनमें आप पशुचारण कर सकते हैं, आप लकड़ी काट कर ले आइए। इन पर प्रबंधन की दृष्टि यानी कि प्रशासन की दृष्टि बहुत ही कमज़ोर होती है या नगण्य होती है, इतना आप समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रशासकीय आधार पर आपने वनों का वर्गीकरण देखा। अब हम बात करेंगे भौगोलिक आधार पर वनों के वर्गीकरण की।
लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने आपके सामने मैप बनाया हुआ है मध्य प्रदेश का, और इस मैप में मैंने आपको वनों का एक क्षेत्र प्रदर्शित किया हुआ है। ये 3 क्षेत्र आप देख पा रहे हैं। एक है आपका अल्प वन का क्षेत्र, ये यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा है आपका मध्यम वन का क्षेत्र जो आपको इस ओर दिख रहा है, और तीसरा आपका सघन वन का क्षेत्र है। अगर आपको दोस्तों याद हो तो जिस प्रकार से आपने वर्षा के विवरण का क्षेत्र बनाया हुआ था, जैसे कि मैप में आपने वर्षा का चित्रण किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर वनों का भी क्षेत्र है। जैसी जैसी वर्षा होगी उसी प्रकार से उस एरिया में आपको वन मिलेंगे, उसी प्रकार से तो वनों का आवरण होगा ना भाई। जैसा कि आपने देखा था वर्षा के क्षेत्र में यहाँ पर मध्यम वर्षा का क्षेत्र था, यहाँ पर सघन वर्षा वाला क्षेत्र था क्योंकि यहाँ पर पचमढ़ी क्षेत्र आ रहा था आपके पास, और तीसरा यहाँ पर हमने बनाया था अल्प वर्षा का क्षेत्र। इस ओर हमने देखा था पूरा मालवा के पठार तरफ अल्प वर्षा का क्षेत्र था। तो उसी का कंपैरिजन से करके आपको सेम वन का क्षेत्र भी याद करना है। चलिए बढ़ते हैं अब हम भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण की तरफ। तो भौगोलिक आधार का वर्गीकरण यहाँ पर 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा आता है आपका उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, और तीसरा जो आता है वो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, या जिनको हम कटीले वन के नाम से भी जानते हैं। अब करना क्या है, आपको इन तीनों वनों के प्रबंधन में आपको वर्षा का विवरण जरूर याद रखना है, क्योंकि प्रश्न कई बार आपसे पूछ सकता है कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों से। वर्षा की अगर मैं बात करूं, इनमें जो वर्षा की आवश्यकता है वह 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की इनको आवश्यकता है, यानी कि उस एरिया में अर्ध उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आपको मिलेंगे। इन वनों को पतझड़ी वन भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है वो ये देखिए। होता क्या है, वर्षा जब आती है या वर्षा ऋतु के आगमन के समय ये वृक्ष यहाँ का एरिया जो है वो अच्छा फलता फूलता है। जैसे ही वर्षा ऋतु की समाप्ति होने लगती है तो ये वन क्या करते हैं, अपने पेड़ों से अपनी पूरी पत्तियों को गिरा देते हैं, यानी कि पतझड़ जो मौसम आप कहते हैं, इन पेड़ों से पूरी पत्तियां गिर जाती हैं, और इसी वजह से इनको पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अब मुख्य प्रजातियां पेड़ों की देखेंगे कि इस वन में किस प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं। तो वो है सागौन, शीशम, नीम, पीपल, ये कुछ मुख्य प्रजातियां हैं पेड़ों की। जिले देख लेते हैं या एरिया, कौन से एरिया में मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वो देखिए आप, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, सिवनी, होशंगाबाद, निमाड़, मालवा। अब थोड़ा सा मैप की तरफ देखिए, यानी कि इनसे अगर आप कंपेरिजन करें तो आपका कुछ ये भाग यहाँ का हिस्सा आता है और कुछ हिस्सा आपका ये वाला आता है। तो कुछ इस हिस्से में मध्य प्रदेश के तथा कुछ इस हिस्से में आपको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का क्षेत्र मिल जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दूसरे वन की ओर, जो है उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। वर्षा की इसमें कितनी मात्रा चाहिए, वो है 100 से 150 सेंटीमीटर की इसमें वर्षा की आवश्यकता होती है। क्या कहते हैं इनको, नाम से स्पष्ट हो रहा है, अर्धपर्णपाती वन। यहाँ पर पर्णपाती था, यहाँ पर अर्धपर्णपाती। इसका मतलब इस प्रजाति के जो पेड़ रहेंगे वह अपनी पूरी पत्तियों को नहीं गिराएंगे, बल्कि कुछ पत्तियों को गिरा देंगे और कुछ पत्तियां उनकी पेड़ों पर ही रहेंगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, वृक्षों की बात करूं तो साल, बांस, जामुन, बीजा, महुआ, सैजा, ये कुछ प्रजाति के पेड़ हैं जो अर्धपर्णपाती क्षेत्र में पाए जाते हैं। और क्षेत्र की हम बात करें, मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, डिंडौरी, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली। अब देखिए क्षेत्र की बात करूं, यानी कि बघेलखंड वाला आपका जितना भी इलाका है मध्य प्रदेश में, बघेलखंड का जितना भी इलाका आपको पड़ता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देखिए तो रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, ये पूरा इलाका है, ये आप देख पा रहे हैं ये। तो यहाँ से पूरा एरिया बघेलखंड का, ये आपका किसका हिस्सा है भाई, अर्धपर्णपाती वनों का हिस्सा है। यहाँ पर इस प्रजाति के पेड़ और इस प्रजाति की आपको नस्ल पेड़ों की मिलेगी। अगला बढ़ते हैं हम, तीसरा जो है हमारा उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, या जिसको हम क्या कहते हैं, कटीले वन भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर शुष्क वन आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो पत्तियां रहेंगी वो शुष्क यानी कि कांटे का स्वरूप ले लेंगे भाई, है ना। यहाँ पर पत्तियां पूरी गिर गई थी, यहाँ पर पत्तियां आधी गिर रही थी, यहाँ पर पत्तियां जो हैं वो अब कांटे के स्वरूप में आती हैं, यानी कि कटीले वन यहाँ पर मिल जाते हैं। क्यों, क्योंकि वर्षा की मात्रा यहाँ पर बहुत कम हो जाती है। वर्षा कितनी यहाँ पर है, 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान पर मिलते हैं।
अब अगर आपको वर्षा का विवरण याद है मैप में, तो आप निश्चित तौर पे बता पाएंगे और आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि आपने देखा था भिंड मुरैना ग्वालियर वाला जो इलाका है वह अल्प वन का क्षेत्र है भाई, या अल्प वर्षा का क्षेत्र है, वहीं पर सबसे कम वर्षा होती है और उसी के अनुसार आप वनों का विवरण भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रजाति के पेड़ देखिए, हर्रा, बबूल, कीकर, तेंदू, पलाश, ये कुछ प्रजाति के पेड़ हैं जो यहाँ पर अल्प वन के क्षेत्र में या अल्प वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। एरिया देखिए, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, मंदसौर, नीमच, रतलाम, ये आप पूरा इलाका देख पा रहे हैं। उत्तर वाला ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा इलाका आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों का भाग है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर जलवायु के हिसाब से या भौगोलिक आधार पर हमने वनों का वर्गीकरण देखा। चलिए बढ़ते हैं वनों के आखिरी वर्गीकरण की ओर, और जो है प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो इसमें आप देख पाएंगे किस प्रकार से इनका वर्गीकरण हुआ है। पहला है विंध्य कैमूर श्रेणी का क्षेत्र, जिसमें कि दमोह और सागर का क्षेत्र आता है और यहाँ पर विरल वन पाए जाते हैं। मैप में अगर आप देखेंगे विंध्य कैमूर की श्रेणी यानी कि सागर दमोह वाले इलाके की बात कर रहे हैं, तो सागर दमोह आपको पता है ये वाला इलाका है, यानी कि ये इस हिस्से की बात कर रहा है, यही विंध्य और कैमूर का क्षेत्र है। आपको पता भी है भाई विंध्याचल पर्वत और कैमूर श्रेणी के बात कर रहा है, तो विंध्य कैमूर का क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पर विरल वन पाए जाते हैं। दूसरे की बात करेंगे हम मुरैना एवं शिवपुरी का क्षेत्र, यहाँ पर कटीले वृक्ष या कटीले वन पाए जाते हैं, यानी कि बात हो रही है ये उत्तरी भाग की। ये जो क्षेत्र है ये आपका मुरैना शिवपुरी का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको जिले ज्ञात हैं, ये जो यही इसी क्षेत्र की वो बात कर रहे हैं, यहाँ पर कटीले वन मिलते हैं। तीसरे की बात करें नर्मदा का दक्षिणी भाग, ये की प्रमुख वन पेटी का क्षेत्र कहलाता है, यानी कि यहाँ से अनूपपुर से नर्मदा नदी ये निकली है आपकी, ये नर्मदा नदी का यहाँ पर रास्ता है, इसके नीचे यानी कि ये पूरा दक्षिणी भाग, ये पूरा दक्षिणी भाग नर्मदा के नीचे का यही जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र की वो बात कर रहा है, जो कि नर्मदा का दक्षिणी भाग कहलाता है और प्रमुख वन पेटी भी कहलाता है। तो यहाँ पर वनों का वर्गीकरण खत्म होता है। ये वर्गीकरण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कभी प्रश्न आ जाता है तो आपको एरिया बस याद रखना है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी श्रेणी आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे टॉपिक की ओर, और ये है मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर रिजर्व। बात करूं अगर मैं पहले भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की, तो भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं उनकी संख्या है 18, और मध्य प्रदेश में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी संख्या है 3। तो बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर रिजर्व की ओर, और पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो पढ़ रहे हैं हम वह है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। स्थापना की इसकी बात करूं, यानी कि कब ये एक बायोस्फीयर रिजर्व बना, तो वह था 3 मार्च 1999 को यह बायोस्फीयर रिजर्व का स्वरूप इसने धारण किया, और वर्तमान में भारत का 10वें नंबर का यह है बायोस्फीयर रिजर्व है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें यानी कि क्षेत्र की बात करूं, तो होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, ये 3 जिले ये कवर करता है, और यूनेस्को ने 2009 में इसे अपनी सूची में सूचीबद्ध किया था। क्षेत्रफल की बात करें 4981.72 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है दोस्तों। बढ़ते हैं दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व की तरफ, जो है अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, या जिसको हम अचानक मार्ग के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में स्थित है ये, क्योंकि दोनों की बॉर्डर पर आता है। कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ के साथ भी ये शेयर करता है। ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, और इसकी हम डेट की बात करें तो 30 मार्च 2005 को इसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में संज्ञा दी गई थी, तथा ये भी यूनेस्को द्वारा उनकी सूची में इसको सूचीबद्ध किया गया है। ध्यान देंगे मध्य प्रदेश के 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि यूनेस्को की सूचियों में सूचीबद्ध हैं। पहला है पचमढ़ी और दूसरा है अमरकंटक या अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व। इसके क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो इसका क्षेत्रफल है 13,853 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ये, और इसकी जिले की हम बात करें तो अनूपपुर और डिंडोरी, ये 2 जिलों के अंतर्गत ये बायोस्फीयर रिजर्व आता है। तीसरा चलेंगे अंतिम, जो है हमारा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि भारत के क्रमांक में 18वें नंबर पर आता है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। आगे 25 अगस्त 2011 को इसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी, तथा 2998 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसके एरिया की बात करें तो पन्ना और छतरपुर, ये इन जिलों की कुछ सीमाओं तक इनका विस्तार है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा बायोस्फीयर रिजर्व का भी टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है दोस्तों।